सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली के समान आपकी ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का चैप्टर 3 चल रहा था और इस चैप्टर में परागण के दोनों प्रकार कंप्लीट हो चुके थे, जिनमें एक स्वपरागण था और एक परपरागण था। प्रिय छात्रों, इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज का पॉइंट है परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां, जिसे अपन मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। प्रिय छात्रों, ये विधियां किस आधार पर बांटी गई हैं, किस आधार पर बनाई गई हैं, उससे पहले यह बताना चाहूंगा कि परपरागण क्या था। परपरागण में आपको बताया था मैंने कि एक पौधा होता है, उसी जाति का दूसरा पौधा होता है। इस पौधे के होते हैं परागकण और इस पौधे की होती है वर्तिकाग्र, अर्थात नर युग्मक एक अलग पौधे के होंगे और मादा युग्मक अलग पौधे का होगा। इस पौधे के जो परागकण होंगे, इस पौधे के परागकण किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी वाहक के द्वारा दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। अब इस परागकण को यहां तक पहुंचने के लिए या तो किसी वाहक की आवश्यकता होगी या किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। वाहक या साधन जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से साधन? दो प्रकार के होते हैं। एक होगा अजैविक बाह्य साधन और सेकंड होता है जैविक बाह्य साधन। यानी साधन भी दो प्रकार के हो गए, एक अजैविक हो गया और एक जैविक हो गया। यानी इस परागकण को इस पौधे से इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जो वाहक होगा, जो वेक्टर होगा, जो माध्यम होगा, ये या तो जैविक कारक हो सकता है या फिर अजैविक कारक हो सकता है। अजैविक कारकों के रूप में देखें तो अजैविक कारकों के रूप में या तो हो सकता है वायु और या हो सकता है जल। आपको पता है वायु और जो जल होता है वो निर्जीव होते हैं, अजैविक होते हैं। जबकि जैविक कारक के अंदर या तो कीट हो सकता है या फिर पक्षी हो सकता है या कोई अन्य जंतु हो सकता है। तो आपको ये पता है कीट और पक्षी और जंतु होते हैं, वो सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। सजीवों की कैटेगरी में आने के कारण इन्हें जैविक कारकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अब इन बाह्य साधनों के आधार पर जो परपरागण की जो टाइप हैं वो 5 प्रकार के दे रखे हैं आपके। पहले 3 टाइप के चलते थे, अब 5 दे रखे हैं आपके। तो अपन इसके आधार पर पढ़ेंगे कि बाह्य साधन क्या हो सकता है, उसके आधार पर परपरागण की विधियां दी गई है। प्रिय छात्रों, परपरागण की विधियों में पहली जो विधि है वो है वायु परागण, और वायु परागण को इंग्लिश में एनिमोफिली कहते हैं। पहला है, फर्स्ट विधि है वायु परागण। वायु परागण जिसे एनिमोफिली कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन के अंदर ये जो परपरागण की विधियां बता रहा हूं मैं, इनके टाइप बता रहा हूं,
इन टाइप्स के बारे में इंग्लिश में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे वायु परागण न देकर के और आपको दे देगा एनीमोफिली किसे कहते हैं, या वायु परागण विज्ञान की कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है, या एनीमोफिली में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको इंग्लिश वाला जो टर्म है वो भी ध्यान में रखना है। तो इसे वायु परागण को इंग्लिश में एक टर्म के रूप में दर्शाया गया है और उस टर्म का नाम है एनीमोफिली। प्रिय छात्रों, वायु परागण का मतलब क्या होता है? वायु परागण का मतलब यह होता है कि जब एक पौधे के परागकणों को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है तो उन परागकणों को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वायु के द्वारा। कहने का मतलब है जब परागकण वायु द्वारा दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं वायु परागण। यानी बाह्य माध्यम के रूप में या वाहक के रूप में, या वाहक का कार्य कौन कर रहा है? यहां वायु कर रही है। ऐसे पौधे जिनमें वायु परागण पाया जाता है या वायु द्वारा परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? यानी जिन पौधों में वायु परागण पाया जाता है उनके जो परागकण होते हैं, ये परागकण की विशेषता कैसी होगी? ये परागकण कैसे होंगे? इन पौधों में परागकण एक तो सूक्ष्म होते हैं, एक चिकने होते हैं, इसके अलावा शुष्क होते हैं, इसके अलावा गोल होते हैं, इसके अलावा भार में हल्के होते हैं और बहुतायत मात्रा में बनते हैं। ये विशेषता किसकी है? परागकणों की। कौन से परागकणों की? जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण क्रिया होती है। क्यों होती है ये? क्योंकि आपको पता है हवा के झोंके के साथ परागकण उड़ के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाएगा। तो परागकण कब उड़ेगा? जब उसका वेट क्या होगा? कम होगा। भार क्या होगा? कम होगा। इसके अलावा वो शुष्क होगा। शुष्क होने के कारण उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा चिकना होगा। चिकना होने का फायदा ये होगा कि किसी सतह से जब वो टकराएगा तो आसानी से आगे फ्लो हो जाएगा। और बहुत अधिक मात्रा में बनने का कारण ये है क्योंकि आपको पता है हवा किधर से भी गुजरे लेकिन उस वर्तिकाग्र तक एक दो परागकण तो पहुंच पाए। यदि उनकी संख्या पहले से ही कम होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो जिन पौधों में वायु द्वारा परागण क्रिया होती है उन पौधों के जो परागकण होते हैं वो गोल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं और अधिक मात्रा में बनते हैं। ये तो बात हो गई परागकणों की। तो ऐसे इन्हीं पौधों के अंदर जिनमें परागण क्रिया वायु द्वारा होती है उन पौधों में जो वर्तिकाग्र होती है, जो स्टिग्मा होती है, वो वर्तिकाग्र कैसी होती है? इन पौधों में जो वर्तिकाग्र होगी वो रोमिल हो सकती है, फैदरी हो सकती है यानी पंख समान हो सकती है, या फिर ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। तो आपको पता है कि जो आपका घास होता है, घास के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है वो रोमिल होती है, जबकि टाइफा के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है वो ब्रुश जैसी पाई जाती है। क्या कहा मैंने? जो घास होती है, घास में जो वर्तिकाग्र होती है, घास की जो वर्तिकाग्र होती है ये वर्तिकाग्र रोमिल यानी रोम जैसी संरचना पाई जाती है। ये इसके अलावा पंख समान संरचना हो सकती है। इसी के अलावा जो टाइफा होता है, इस टाइफा के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है ये ब्रुश जैसी स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? उसका कारण यह है क्योंकि ब्रुश जैसी या रोमिल जैसी संरचना होगी और वो लटकी रहती है। जैसे ही हवा के अंदर जो परागकण आएंगे वो परागकण उस ब्रुश जैसी स्ट्रक्चर में उलझ करके रुक जाएंगे और परागण क्रिया को कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका वायु परागण हो गया और इसे ही क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहा जाता है। सेकंड जो टाइप आता है वो है जल परागण। सेकंड है जल परागण और इसे जल परागण को इसी एक टर्म के अंदर हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कहा जाता है। प्रिय छात्रों,
जैसे वायु परागण में देखा था कि परागकण वायु के द्वारा दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वैसे ही जल परागण में परागकणों को जल के बहाव के द्वारा जल की धारा के साथ दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जब परागकणों का स्थानांतरण जल के बहाव के द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। प्रिय छात्रों, जल परागण जो होता है वो दो टाइप का होता है। इससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो जलीय होते हैं, लेकिन उनके अंदर जल द्वारा परागण क्रिया नहीं होती है। पौधे तो जलीय होते हैं, जलीय पादप होते हैं, जल के द्वारा परागण क्रिया होनी चाहिए, लेकिन जल के द्वारा नहीं होती है, बल्कि या तो वायु के द्वारा होगी या फिर कीट के द्वारा होती है। तो ये एक तरह का अपवाद है। ये क्या है? ये अपवाद। तो पहले तो मैं ये कहूं कि जो परागण क्रिया होती है, ये परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? परागण क्रिया जल द्वारा होती है। पहली बात, जल के द्वारा परागण क्रिया होने के कारण इसे क्या कहते हैं? जल परागण। दूसरी ये है जल परागण के प्रकार। जल परागण के प्रकार हैं, इसमें पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार। देखिए, जल परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है अधो जल परागण, एक होता है अधो जल परागण, और एक होता है अधि जल परागण। देखिए, जो अधो जल परागण और अधि जल परागण किसे कहते हैं? देखिए, इसका इस टर्म को आप महसूस कीजिए। अधो का मतलब होता है नीचे और अधि का मतलब होता है ऊपर। इस अधो का अर्थ, इस अधो का मतलब होता है, अधो का मतलब होता है नीचे और अधि का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब नीचे का मतलब यह हुआ जल के भीतर, जल के नीचे, और ऊपर का मतलब होता है जल की सतह पर। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो जल के भीतर रहते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। तो जब पौधा जल के भीतर है, जल के अंदर है, तो इसका मतलब परागण क्रिया भी जल के भीतर होगी। तो ऐसे परागण क्रिया को क्या कहेंगे अपन? अधो जल परागण। आपको यह भी पता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें और तने नीचे पानी में रहते हैं, लेकिन उनके जो प्ररोह होता है, ऊपरी जो भाग होता है, वो पानी की सतह से बाहर निकला रहता है। जब पौधे का पुष्प पानी की सतह से बाहर निकला होगा तो परागण क्रिया भी पानी की सतह से बाहर होती है। जब परागण क्रिया पानी की सतह से बाहर होती है तो इसे क्या कहते हैं? अधि जल परागण कहते हैं। प्रिय छात्रों, जब परागण क्रिया जल के भीतर होती है, जल के अंदर होती है, और ऐसी किस्में पाई जाती है जो जल में डूबे हुए पादप होते हैं, जिन्हें जल निमग्न पादप कहते हैं, सबमर्ज प्लांट्स बोलते हैं। ऐसे पौधों के अंदर जल के भीतर परागण क्रिया होती है, इसे कहते हैं अधि जल परागण, अधि जल परागण, अधो जल परागण। और ऐसा किसमें देखा गया? ऐसा देखा गया है नाजास और जोस्तेरा। इसका एग्जाम्पल है नाजास व जोस्तेरा। ये पौधे जल निमग्न होते हैं, जल के भीतर डूबे रहते हैं, और जल के भीतर डूबे होने के कारण जल के भीतर ही कौन सी क्रिया होगी? परागण क्रिया होगी। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे परागण क्रिया को क्या कहते हैं? अधो जल परागण। लेकिन कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो जलीय प्रकृति के होते हैं, और उनका जो ऊपरी भाग होता है, प्ररोह मान लीजिए, पुष्प मान लीजिए, पानी की सतह से बाहर निकला होता है। तो जब पानी की सतह पे निकला होगा तो परागण क्रिया भी पानी से बाहर होती है। पानी से बाहर होती है, इसलिए उसे कह देते हैं अधि जल परागण। और अधि जल परागण सामान्यतः किसमें पाया जाता है? अधि जल परागण पाया जाता है वेलिस्नेरिया में। इसका अधि जल परागण का एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में वो देखा गया है। देखिए, एक चीज का ध्यान और रखना, जो वेलिस्नेरिया के अंदर अधि जल परागण पाया जाता है, इस वेलिस्नेरिया में जो पराग कण होते हैं वो फीते जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और फीते जैसी संरचना के रूप में
पानी की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं। जब मादा वर्तिकाग्र इसके संपर्क में आती है तो परागण क्रिया हो जाती है। अर्थात वेलिस्नेरिया में जो पराग कण होते हैं, वेलिस्नेरिया में जो पराग कण होते हैं, ये पराग कण एक समूह के रूप में पाए जाते हैं और समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये जो समूह होता है वो किसका आकार ले लेता है? फीते समान संरचना, फीते समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ये जो पराग कण जो फीते समान संरचना के रूप में होते हैं, ये पानी की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं। जब मार्ग में, जब रास्ते के अंदर कोई मादा वर्तिकाग्र इनके संपर्क में आती है तो वो उसे परागित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जल परागण दो प्रकार का हो गया, एक अधोजल परागण हो गया और एक अधिजल परागण हो गया। अधोजल परागण का मतलब होता है जल के भीतर परागण क्रिया होना, और इसका एग्जाम्पल बताया मैंने, जोस्टेरा और नाजास। जब परागण क्रिया जल की सतह के ऊपर होती है तो इसे कहते हैं अधिजल परागण। और अधिजल परागण सामान्यतः किसमें देखी गई है? वेलिस्नेरिया में। दूसरा बताया मैंने, वेलिस्नेरिया में जो पराग कण होते हैं वो फीते जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और ये फीते जैसी संरचना के रूप में परागण पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और अपनी ही जाति की वर्तिकाग्र को क्या कर देते हैं? परागित कर देते हैं। इससे थोड़ा हट करके एक बात करनी है। जिन पौधों में जल द्वारा परागण क्रिया होती है, जिन पौधों में जल के द्वारा परागण क्रिया होती है, उन पौधों में जो पराग कण होंगे वो कैसे होंगे? तो जल द्वारा परागित जो पौधे होते हैं उनमें पराग कण गोल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हल्के भी होते हैं। साथ ही एक मुख्य विशेषता ये होती है कि उनके चारों ओर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। यानी जो जल के द्वारा, जिन पौधों में जल के द्वारा परागण क्रिया होती है, उनके जो पराग कण होते हैं, उनके जो पराग कण होते हैं, इन पराग कण के चारों ओर, इनके चारों ओर श्लेष्मा, जिसे अपन म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस, म्यूकस कहते हैं, का आवरण पाया जाता है। अब बात यह आती है कि श्लेष्मा किसे कहते हैं, म्यूकस किसे कहते हैं? श्लेष्मा एक चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है। क्लियर? तो श्लेष्मा क्या है? चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्यों पाया जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जिन पौधों में जल के द्वारा परागण क्रिया होती है उनमें परागकण पानी के भीतर पाया जाता है या पानी के अंदर पाया जाता है। और आपको यह भी पता है कि यदि लंबे समय तक वो परागकण जल के अंदर रहेगा तो जल के अंदर वो परागकण गल करके नष्ट हो सकता है। तो उस परागकण को गलने से बचाने के लिए या गलन से बचाने के लिए उसके चारों तरफ श्लेष्मा का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। और श्लेष्मा का आवरण होने के कारण वो परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यहां तक की बात कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब उसके बाद आपका आता है जो तीसरा टाइप आता है वो आता है कीट परागकण। कीट परागण क्रिया। प्रिय छात्रों, तीसरा टाइप आता है कीट परागण, और कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली कहते हैं। ध्यान रखना, एक एंटोमोलॉजी और होती है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोमोलॉजी का मतलब यह होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। यहां एंटोमोफिली है। एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है? वे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है, यानी जिन पौधों में परागण क्रिया या परागकणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है, उसे कहते हैं कीट परागण या एंटोमोफिली। यहां पर देखिए, कुछ प्रकृति में कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके द्वारा परागण क्रिया होती है। अब कीट परागण में कौन कौन से हो सकते हैं? मधुमक्खी हो सकती है,
मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, बीटल हो सकता है, ततैया हो सकता है। ये कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं जिनके द्वारा परागण क्रिया होती है। जब कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है तो वो क्या कहलाता है? एंटोमोफिली या कीट परागण कहलाता है। मेरे छात्रों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आवर्तबीजी पौधों में 80% जो परागण क्रिया होती है, जो कीट परागण क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है? मधुमक्खी के द्वारा होती है। अब ये जो कीट परागण होता है, इसके अंदर पुष्पों की क्या विशेषता पाई जाती है? देखिए, जिन पौधों में कीट परागण क्रिया होती है उन पौधों के जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकीले होते हैं। इसके अलावा मकरंद युक्त होते हैं। इसके अलावा गंध युक्त होते हैं। यानी ये जो जिन पौधों में कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है उन पौधों के जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, चमकीले होंगे, मकरंद युक्त होंगे और गंध युक्त होते हैं। और आपको पता है जो सामान्यतः ज्यादातर जो कीट होते हैं वो अपना भोजन मकरंद के रूप में ग्रहण करते हैं। मकरंद क्या होता है? मकरंद पुष्प में पाए जाने वाले एक शर्करा होती है, एक मीठा रस होता है और उसी रस का चूषण करता है कीट और उसी मीठे रस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जो कीट होता है वो उस मकरंद के लालच में मान लीजिए या गंध के कारण मान लीजिए, कई बार कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं जो उस पुष्प इस प्रकार का होता है कि वो मादा कीट समझ बैठता है और उसको मादा कीट समझ करके और उसके तरफ आ जाता है। जब वो कीट उस पुष्प के ऊपर मकरंद लेने के लिए बैठता है या सुगंध लेने के लिए बैठता है, उस समय उस पुष्प के परागकण उस कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जब कीट उस पुष्प के ऊपर मकरंद लेने के लिए बैठता है तो उस पुष्प के परागकण उस कीट के शरीर की सतह से चिपक जाते हैं और वही कीट जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जाके बैठता है तो एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचे जाते हैं, अर्थात उनमें परागण क्रिया हो जाती है। और ऐसा सामान्यतः किसमें देखा गया है? ऐसा सामान्यतः सरसों में देखा गया है, साल्विया में देखा गया है, ऑर्किड्स में देखा गया है, आक में, कैलोट्रोपिस में देखा गया है। यानी कीट परागण कौन से पौधों में देखा गया है, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। सरसों में देखा है, इसके अलावा साल्विया में देखा है, इसके अलावा आक में देखा है, इसके अलावा ऑर्किड्स में देखा है। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर कीटों के द्वारा परागण क्रिया होती है। सरसों में तो आपने जनरली देखा ही होगा, सरसों में देखा होगा जब सरसों के पुष्प निकलते हैं उस समय देखा होगा कि सरसों के खेत के चारों ओर मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं। वो मधुमक्खियां उन पुष्पों से मकरंद लेती हैं, यानी उनको प्रॉफिट होता है मकरंद के लिए, लेकिन उस पौधे में साथ ही क्या करवा जाती हैं? परागण क्रिया करवा जाती हैं। फिर उसके बाद में चौथा आता है और चौथा पॉइंट आता है आपका पक्षी परागण। पक्षी परागण, और पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली कहा जाता है। देखिए, पक्षी परागण का मतलब यह होता है जब किसी पौधे में परागण क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है, यानी एक पौधे के परागकणों को दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पक्षियों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे कहते हैं पक्षी परागण। पक्षी परागण क्यों होता है? वही बात है कि कुछ ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो मकरंद ग्रहण करते हैं। मकरंद के लालच में वो उस पौधे के पुष्प के ऊपर आकर बैठते हैं और उन पौधों के अंदर जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण क्रिया होती है उन पौधों के अंदर पुष्प या तो नलिकाकार हो सकता है या प्यालेनुमा हो सकता है या घंटाकार हो सकता है। तो अलग अलग आकार के पुष्प पाए जाते हैं। वो पक्षी उस पौधे के पुष्प के ऊपर आकर बैठता है और अपनी चोंच से मकरंद का अवशोषण करता है। जब वो मकरंद अवशोषित करता है और पुष्प हिलता है, उस समय उस पुष्प से पराग कण
मुक्त होते हैं और वो परागकण उस पक्षी की चोंच से या उसके शरीर से चिपक जाते हैं। या तो उस पक्षी की चोंच से परागकण चिपक जाएगा या उसके शरीर की सतह से चिपक जाता है, और जब वो पक्षी किसी दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर जाकर बैठता है तो उस पक्षी के द्वारा परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पाया जाता है उसे कहते हैं पक्षी परागण। और सामान्यतः ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण क्रिया होती है, और उसका एग्जाम्पल है सेमल है, बिग्नोनिया है, पालास है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से पौधे हैं? सेमल है, इसके अलावा बिग्नोनिया है, सेमल है, बिग्नोनिया है, इसके अलावा पलास या जिसे अपन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। इन पौधों के अंदर पक्षियों के द्वारा परागण क्रिया होती है। कौन कौन से ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो परागण क्रिया करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है जैसे गुंजन पक्षी है, शकरखोरा है। पक्षी कौन कौन से हैं जो परागण क्रिया करते हैं? वो है एक तो गुंजन पक्षी जिसे अपन हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, हमिंग बर्ड, और एक है शकरखोरा। देखो हमिंग बर्ड की एक विशेषता और पाई जाती है, हमिंग बर्ड सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है और आकार में बहुत ही छोटा होता है। यह हो गया आपका पक्षी परागण। फिर अगला है चमगादड़ परागण, पांचवा चमगादड़ परागण। और चमगादड़ परागण को चिरोप्टोफिली कहते हैं। चिरोप्टोफिली कहते हैं। जब परागण क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो इसे कहते हैं चमगादड़ परागण। चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी होता है। यह मैमल्स है जो रात्रि के समय अपने भोजन की तलाश में निकलता है। जब ये जो चमगादड़ है जो रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, ये कीटों की तलाश में रात्रि के समय निकलता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प रात्रि के समय ही खुलते हैं, तो रात्रि के समय खुलने वाले पौधों के ऊपर, पुष्पों के ऊपर कीटों के लिए चमगादड़ बैठती है, और उस पुष्प के जो परागकण हैं वो चमगादड़ के शरीर से चिपक जाते हैं, और यही चमगादड़ दूसरे पौधे के ऊपर जाकर के परागकणों का स्थानांतरण कर देती है। ऐसा जनरली किसमें देखा गया है? ऐसा देखा गया है कचनार में, बालम खीरा में। एग्जाम्पल कौन सा है, कौन से पौधे में होता है? ये कचनार है और एक है बालम खीरा। इन पौधों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया होती है। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें घोंघे के द्वारा भी होता है तो गिलहरी के द्वारा भी होता है। प्रिय छात्रों, आर्किड्स और सर्पवृक्ष होता है। आर्किड्स और सर्पवृक्ष और क्या क्या कह रहा हूं मैं? एक तो है आर्किड्स व सर्पवृक्ष। आर्किड्स व सर्पवृक्ष में होता है घोंघे द्वारा। इसके अलावा सेमल और गुलमोहर। इसके अलावा सेमल व गुलमोहर ये पौधे के नाम है। इनके अंदर होता है गिलहरी द्वारा परागण क्रिया होती है। ये चीजें आप एक्स्ट्रा और देख लेना, ये एक्स्ट्रा है। आर्किड्स और सर्पवृक्ष में घोंघे के द्वारा परागण होता है, और सेमल और गुलमोहर में किसके द्वारा होता है? गिलहरी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपके पर परागण की विधियां 5 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपन नया पॉइंट लेंगे। आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।